हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस अभ्यास प्रश्न पर कवर करेंगे 100 एमसीक्यू टेस्ट को। और ये जो 100 एमसीक्यू टेस्ट होगा हिंदी के भाषा एवं साहित्य से रिलेटेड उनके जो विभिन्न रूप हैं उनसे संबंधित आपके 100 एमसीक्यू टेस्ट होंगे। तो आप टेस्ट के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपके जो है 100 सवाल में से यानी 100 एमसीक्यू टेस्ट में से कितने सवाल सही हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो फ्रेंड्स, यह क्लास जो है थोड़ा स्पीड से यानी फास्ट करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और आपको जो है कम समय पर अधिक से अधिक लाभ मिले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पहला सवाल कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। यह कथन किसने कहा है? यह जो कथन कहा है कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसने कहा है? तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने कहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। दूसरा सवाल है भारतीय आर्य भाषा से संबंधित कि निम्न में से किसने भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों और फारसियों ने, मुगलों नहीं होगा, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? तो 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। पांचवा सवाल भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो वैदिक ग्रंथों की भाषा जो थी वैदिक संस्कृत थी। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इनमें कितने स्वर तथा कितने व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 स्वर तथा 39 व्यंजन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 8वां सवाल लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको याद रखना कि प्रश्न पर क्या कहा गया है, सत्य कहा गया या असत्य कहा गया है। तो यहाँ पर असत्य का चयन करना है। ए पर कहा गया है कि लौकिक संस्कृत में केवल 38 वर्ण शेष रह गए। बी है लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा मूल्य तथा उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए हैं। रामायण महाभारत अष्टाध्यायी पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। डी पर कहा गया है कि लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। तो यहाँ पर आपको असत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा मूल्य तथा उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए हैं। यह जो है आपके कथन असत्य है क्योंकि कई सारे जो ध्वनि है लुप्त हो गए हैं। तो आपके ए, सी और डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो कालक्रम है तो वह क्या है? तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक यह आपके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है। नेक्स्ट सवाल है प्रथम प्राकृतिक भाषा कहा जाता है? तो पाली को प्रथम प्राकृतिक भाषा कहा जाता है, पाली को। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? तो पाली भाषा में हुई है। निम्न में पाली भाषा में लिखी रचना क्या है? तो पाली भाषा में जो लिखी रचना है मिलिंद पन्नो है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिलिंद पन्नो की रचना पाली भाषा में हुई है। नेक्स्ट सवाल है सद नीति व्याकरण के रचनाकार कौन है? ये जो सद नीति व्याकरण है इनके रचनाकार कौन थे? तो अगवंश थे सद नीति व्याकरण के रचनाकार। कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? तो कच्चान जो व्याकरण है यह आपके पाली भाषा में लिखा ग्रंथ है। नेक्स्ट सवाल है प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश इन तीनों में किसने वर्गीकृत किया है? तो हेमचंद्र ने वर्गीकृत किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? पश्चिमी हिंदी, लहंदा मराठी या पूर्वी हिंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू है जिन्होंने क्या किया है? अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू है, इन्होंने किस चीज़ की रचना की है? तो पौमचर्य, इसके बाद है रिठ्ठेनमिचर्य की रचना की है। तो आपको दो रचना याद रखना है अपभ्रंश के जो महान कवि स्वयंभू के। एक हो गया पौमचर्य और दूसरा है रिठ्ठनेमिचर्य। ये आपके दो रचना है स्वयंभू के जिसे अपभ्रंश के महाकवि कहा जाता है, स्वयंभू। नेक्स्ट सवाल है कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गढ़वाली। गढ़वाली जो है पश्चिमी की भाषा नहीं है, जबकि सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी ये सभी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। नेक्स्ट सवाल है हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो राजनीति स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश की
नहीं है बिहारी, उड़िया, बंगला या पंजाबी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी। पंजाबी जो है मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी प्राकृत, राजस्थानी हिंदी ब्रांचड़ अपभ्रंश या पहाड़ी हिंदी खस प्राकृत। तो कौन सा युग्म जो बोला है कि सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी हिंदी जो है ब्रांचड़ अपभ्रंश, ये यहाँ पे सही नहीं है। जबकि पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी प्राकृत और पहाड़ी हिंदी खस प्राकृत, ये आपके ये ए, बी और डी जो है सही है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की है? कौन सी रचना जो अपभ्रंश काल की है? जय कुमार चरिव, मृच्छकटिका, मिलिंद पन्नो या भविष्यत कहा। तो इसका 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी जो है अपभ्रंश काल की रचना है जय कुमार चरिव और भविष्यत कहा। ये 2 रचनाएं जो है 1 और 4 ये अपभ्रंश काल की है। नेक्स्ट सवाल है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं क्या है? ऐसी कौन सी भाषा है जो मतलब सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं, यानी आपके 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट सवाल है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इसके बाद है अपहट। आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। भाषा के क्रम की बात करें सबसे पहले संस्कृत हुआ, इसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, ये आपका सही कथन है। इसके बाद है पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये भी सही है। और मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये भी आपके सही है। यानी 1, 3 और 4 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी सही है, जबकि 2 जो है लौकिक संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा, ये आपके सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो है गुजराती भाषा का विकास हुआ है। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद है। दोहा या दूहा जो है किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो अपभ्रंश का छंद है। नेक्स्ट सवाल है, मार्कंडेय ने प्राकृत की उत्पत्ति किससे बताई है? आपको याद रखना है किसने? तो मार्कंडेय ने प्राकृत की जो उत्पत्ति है किससे बताई है? तो संस्कृत से बताई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आचार्य दंडी के अनुसार अपभ्रंश को क्या कहा गया है? तो अभिरादि कहा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आचार्य दंडी के अनुसार जो है अपभ्रंश को अभिरादि कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित कीजिए। इधर आपको सूची 1 है काव्य भाषा और रचना है। ये जो काव्य भाषा है इनकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो आपको सुमेलित करना है। अपभ्रंश दिया हुआ है, अपभ्रंश प्राकृत, संस्कृत, पाली। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3, 1, 4, 2। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो एक अपभ्रंश का हो गया आपका जसहर चरिव। अपभ्रंश में लिखा गया काव्य भाषा जो है जसहर चरिव रचना की काव्य भाषा है अपभ्रंश। तो इसका हो गया ए का हो गया 3। इसके बाद है प्राकृत, आनंद सुंदरी की भाषा क्या? प्राकृत है। इसके बाद है संस्कृत अष्टाध्यायी जो है व्याकरण है पाणिनि के द्वारा, यह संस्कृत में लिखा गया है। और हो जाएगा आपका अट्टकथा साहित्य, यह पाली में लिखा गया है। अट्टकथा साहित्य पाली भाषा में, अष्टाध्यायी संस्कृत में और जसहर चरिव अपभ्रंश में और आनंद सुंदरी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो आपके सुमेलित हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित कीजिए आधुनिक भाषा है और इधर है क्षेत्रीय स्वरूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2। तो हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, इसके बाद हो जाएंगे आपके इसके बाद हो जाएंगे 4, इसके बाद है 3, 4, 1, लहंदा का हो गया 1 और इस पर पूर्वी हिंदी 2। तो यहाँ पर असमिया जो भाषा है या इसका क्षेत्रीय स्वरूप है मागधी का। इसके बाद है राजस्थानी सौरसेनी का, लहंदा ब्रांचड़ पैसाची का और पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी का, यह भाषा का स्वरूप है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित कीजिए अपभ्रंश और इधर है फ्रेंड्स बोली और इधर रचनाकार, यानी इस बोली से संबंधित जो है रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अपभ्रंश का हो गया आपका स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं? तो अपभ्रंश के कवि हैं। अपभ्रंश का कवि हो गया स्वयंभू। पाली के हो गया अंगवंश, पाली के कवि हो गया अंगवंश। और संस्कृत के पाणिनि और प्राकृत का हो गया वररुचि, ये प्राकृत भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये भी है आपके सुमेलित करने से संबंधित इंपॉर्टेंट सारे सवाल जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम से पहले एक बार इसे रिवीजन के तौर पर जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पर है अपभ्रंश रचनाएं और इधर है अपभ्रंश के रचनाकार। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 1,
2 और 3। तो प्राकृत व्याकरण यह जैन आचार्य हेमचंद्र की है। प्राकृत व्याकरण किसकी है? जैन आचार्य हेमचंद्र की। संदेश रासक के लेखक है अब्दुल रहमान। संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। कीर्ति लता व कीर्ति पताका जो है विद्यापति की रचना है। और श्रावकाचार रचना जो है ये आपके देवसेन के रचना है। श्रावकाचार रचना देवसेन। फिर मैं एक बार दोहरा लेता हूँ। प्राकृत व्याकरण हो गया जैनाचार्य हेमचंद्र, संदेश रासक अब्दुल रहमान, कीर्ति लता व कीर्ति पताका के हो गया रचनाकार विद्यापति, और श्रावकाचार रचना जो है देवसेन की है। श्रावकाचार रचना देवसेन की है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी जो प्राकृत का संबंध है मध्य के मध्यवर्ती देश से था भाषा का संबंध, अर्धमागधी प्राकृत भाषा का संबंध। नेक्स्ट सवाल है, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? तो सौरसेनी प्राकृत से बताई है। मार्कंडेय ने अर्धमागधी की उत्पत्ति सौरसेनी ब्रह्म से बताई है। नेक्स्ट सवाल है, जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है, यानी जैन धर्म के साहित्य को या जैन धर्म के जो उपदेश है उसे क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा क्या थी, यानी जो आगम साहित्य की जो भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी प्राकृत। आगम साहित्य की जो भाषा थी अर्धमागधी प्राकृत थी। र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि र के स्थान पर जो ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? तो मागधी प्राकृत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत की संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य हेमचंद्र ने दी है। अर्धमागधी को जो है आर्ष प्राकृत की संज्ञा किसने दी है? तो हेमचंद्र ने दी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, अवहट्ट भाषा से संबंधित है हमारा सवाल कि अवहट्ट से जितने भी MCQ टेस्ट बनते हैं वो है अवहट्ट भाषा। तो अवहट्ट में चौपाई में कितनी मात्राएं होते हैं? तो इसका 15 मात्राएं होता है। आपको याद रखना है 15 किस में होते हैं, लेकिन अवहट्ट में चौपाई में कितनी मात्राएं होते हैं? तो 15 मात्राएं होते हैं। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को क्या कहा जाता है? तो अवहट्ट कहा जाता है। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी के नाम से किस भाषा को संबोधित किया है? तो अवहट्ट को संबोधित किया है। राहुल सांकृत्यायन पुरानी हिंदी के नाम से अवहट्ट को जो है संबोधित किया है। नेक्स्ट सवाल है, प्रसर्गों का विकास मुख्य रूप से किस भाषा में होने लगा था? प्रसर्गों का विकास जो है मुख्य रूप से किस भाषा में होने लगा था? तो पुरानी हिंदी और अवहट्ट में होने लगा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कृति में मिलता है? तो वर्ण रत्नाकर में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर में मिलता है। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो अवहट्ट की रचना है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है यह अवहट्ट भाषा में रचा गया है, यानी अवहट्ट की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो भोलाशंकर व्यास जो है अवहट्ट कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि भोलाशंकर व्यास ने हिंदी का आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो अवहट्ट कहा है। अवहट्ट भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अवहट्ट भाषा को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किन छंदों का विकास अवहट्ट काव्य परंपरा में नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोला। नेक्स्ट सवाल है, साहित्यिक हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान किस भाषा का है? तो अवहट्ट का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। साहित्य हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान अवहट्ट भाषा का है। नेक्स्ट सवाल है, स्वरलोप की विकसित प्रवृत्ति किस भाषा में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अवहट्ट। स्वरलोप का जो है प्रवृत्ति जो है विकसित प्रवृत्ति अवहट्ट भाषा में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अवहट्ट का रचना काल सर्वमान्य प्रचलित क्या है? तो 11वीं से लेकर 14वीं सदी तक, 11वीं सदी से लेकर जो है 14वीं सदी तक जो है अवहट्ट का रचना काल सर्वमान्य प्रचलित है। नेक्स्ट सवाल है, अवहट्ट काव्य परंपरा मुख्य रूप से किस प्रकार की काव्य रचनाओं को प्रोत्साहित करने में सहयोगी रही है? तो चारण काव्य में और भक्ति काव्य में, यानी 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। अवहट्ट काव्य परंपरा मुख्य रूप से जो है किस प्रकार की काव्य रचनाओं को प्रोत्साहित करने में सहयोगी है? चारण काव्य और भक्ति काव्य। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी के उद्भव का उचित विकास क्रम क्या है? यानी हिंदी का जो उद्भव यानी विकास हुआ तो इसका उचित कालक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली आया, इसके बाद प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, इसके बाद अवहट्ट, इसके बाद जो है आपको हिंदी आया। यानी पहले अगर हम लगा देंगे संस्कृत, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इसके बाद जो है आपके हिंदी आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को क्या कहा गया है? तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उन्हें अवहट्ट कहा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अवहट्ट। अब हमारा डिंगल भाषा, तो डिंगल भाषा से क्या है सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है?
तो डिंगल भाषा, डिंगल भाषा जो है मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। नेक्स्ट सवाल है, डिंगल भाषा के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर LP तेस्सीतोरी को। डिंगल भाषा के विकास का जो श्रेय है डॉक्टर LP तेस्सीतोरी को दिया जाता है। किस प्रकार की काव्य रचनाओं में डिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारण काव्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चारण काव्य। नेक्स्ट सवाल है, पिंगल के सादृश्य पर यह डिंगल एक गढ़ा हुआ शब्द है, यह कथन जो है किसका है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। नेक्स्ट सवाल है, डिंगल भाषा में चर्चित सर्वप्रथम कृति कौन सी है? तो पिंगल शिरोमणि। डिंगल भाषा में सर्वप्रथम कृति कौन सी है? पिंगल शिरोमणि है। नेक्स्ट सवाल है, ढोला मारू रा दूहा किस कवि की रचना है? आपको ये जो रचना है इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। ढोला मारू रा दूहा यह जो है किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि कल्लोल का है। कवि कल्लोल का रचना है ढोला मारू रा दूहा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया है? तो डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है कुकवी बत्तीसी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कुकवी बत्तीसी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका जो ए है कि रुक्मणी हरण खड़िया सरगा ये आपके सही नहीं है, जबकि आपके बी सी और डी जो है सही हो जाएंगे, जैसे कि राजरूपक वीरभान सगत रासव गिरधर आसिया और नागदमन पृथ्वीराज राठौड़, यानी आपके ए सुमेलित युग्म सही नहीं, यानी बी सी डी जो है आपके सही है। नेक्स्ट सवाल है, मेवाती बोली का निकटवर्ती भूभाग कौन सा है? तो अलवर है। अलवर क्षेत्र पर जो है मेवाती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित करने से संबंधित सूची और डिंगल रचनाएं और इनके जो है रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2। तो जो है अचल दास खिंची रिवचनी का इसके जो रचनाकार है कौन है? तो शिवदास गाढ़न है। शिवदास गाढ़न, अचल दास खिंची रिवचनिका के लेखक शिवदास गाढ़न है। इसके बाद है महेश दास रिवचनिका, यह है खिड़िया सरग्गा, ये आपको हो जाएंगे खिड़िया सरग्गा। ढोला मारू रादुहा ये जो है इसके रचनाकार कौन है? तो कवि कल्लोल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और राव जैतसी के छंद ये आपके हो जाएंगे बिठू सूजा, यानी आपके जो है 3 4 1 2 सही हो जाएंगे। 63 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर तेस्सीतोरी ने 17वीं सदी के बाद की भाषा को डिंगल का कौन सा रूप माना है? तो अर्वाचीन माना है। नेक्स्ट सवाल है, डिंगल को यादृच्छात्मक अनुकरण शब्द किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। डिंगल को यादृच्छात्मक अनुकरण शब्द किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। भाट भाषा किस भाषा का पर्याय मानी जाती है? तो भाट भाषा जो है डिंगल भाषा का पर्याय मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्र भाषा और राजभाषा से संबंधित किसी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है या उन्हें क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रभाषा प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा जो है क्या प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका हो जाएगा पूरे राष्ट्र का। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। भारत की जो राष्ट्रभाषा है वह क्या है आपके? तो हिंदी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिंदी राष्ट्रभाषा का विरोध कौन करते हैं? तो अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी राज्य की प्रमुख भाषा को क्या कहते हैं? जो किसी राज्य की जो प्रमुख भाषा है उन्हें क्या कहते हैं? तो राजभाषा और राज्य भाषा, यानी ए और बी दोनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संघ की भाषा और लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। ऑप्शन नंबर संघ की भाषा क्या है? तो हमारा हिंदी है। और लिपि क्या हो गया? देवनागरी, यानी ए 72 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट सवाल है, किन राज्यों की राज्य भाषा जो है अंग्रेजी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिनकी भाषा अंग्रेजी है? तो उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो भाषा है आपके अंग्रेजी है। और इसके बाद जो है आपके नागालैंड की भाषा जो है अंग्रेजी, यानी बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की भाषा जो है वह हिंदी है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान में कितने वर्षों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को अधिकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 वर्षों तक। 15 वर्षों के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कब निर्धारित किया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आ गया सवाल। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संपर्क भाषा से संबंधित। संपर्क भाषा का अन्य नाम क्या है?
तो सेतु भाषा, संपर्क भाषा का अन्य नाम है सेतु भाषा। प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर दंगल झालटे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्यापार तथा राजनीति की दृष्टि से संपर्क हेतु उच्च पद पर किस भाषा का आधिपत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का। व्यापार तथा राजनीति की दृष्टि जो है संपर्क हेतु उच्च पद पर किस भाषा का आधिपत्य है? तो हिंदी भाषा का आधिपत्य है। भिन्न मातृभाषा भाषी व्यक्तियों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो संपर्क भाषा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हिंदी के प्रचार प्रसार में सहयोगी हैं, कौन कौन सहयोगी हैं? तो सिनेमा सहयोगी हैं, रेडियो है और समाचार पत्र पत्रिकाएं यानी ABC, यानी ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, हमें देश के अन्य लोगों के संपर्क में लाने का कार्य कौन सी भाषा करती है? तो संपर्क भाषा करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, संपर्क भाषा। नेक्स्ट सवाल है, देशव्यापी व्यवहार स्थापित करने के लिए किस भाषा का गठन होता है? तो संपर्क भाषा का गठन होना आवश्यक है। देशव्यापी व्यवहार स्थापित करने के लिए किस भाषा का गठन होना आवश्यक है? तो संपर्क भाषा का। तमिल भाषा भाषी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने के लिए अधिकांशतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो तमिल भाषा का। जब तमिल भाषा भाषी व्यक्ति संपर्क स्थापित करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करेंगे? तो तमिल भाषा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, वाहन भाषा निम्नलिखित में से किस भाषा का पर्याय है? तो वाहन भाषा जो है संपर्क भाषा का पर्याय है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में संपर्क भाषा का कार्य कौन कर रहा है? तो संपर्क भाषा का कार्य जो कर रहा है तो अंग्रेजी कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में संपर्क भाषा का कार्य अंग्रेजी कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण के विभिन्न आचार्यों द्वारा किस भाषा में धार्मिक विचारों का आदान प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। अब है संचार भाषा। तो संचार भाषा से क्या क्या MCQ सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, देख लेते हैं। संचार भाषा, तो संचार भाषा को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व जो है कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्यमानुरूपता, और इसके बाद है संदेशानुरूपता यानी 1 और 2। 1 और 2 यानी A और B आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पर 88 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। A और B दोनों यानी मध्यमानुरूपता और संदेशानुरूपता। नेक्स्ट सवाल है, विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रेषित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है संचार भाषा कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संचार भाषा, विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रेषित की जाने वाली भाषा संचार भाषा कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी को विश्व के सर्वोच्च पद पर आसीन करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो संचार माध्यम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी को विश्व के सर्वोच्च पद पर आसीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संचार माध्यम। नेक्स्ट सवाल है, भाषा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन शब्दावली ग्रहण करना। भाषा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से आशय है नवीन शब्दावली ग्रहण करना। नेक्स्ट सवाल है, भारत में संचार भाषा का प्रमुख माध्यम क्या है? तो भारत में संचार भाषा का जो प्रमुख माध्यम है तो हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संचार भाषा के स्वरूप निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्राहक। संचार भाषा के स्वरूप निर्धारण का मुख्य आधार है संग्राहक। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से हिंदी के संचार माध्यम है? यानी हिंदी के जो संचार माध्यम क्या क्या है? तो इंटरनेट हो गया हिंदी के संचार माध्यम। इसके बाद है बॉलीवुड, जो भारतीय बॉलीवुड है, ये है हिंदी के संचार माध्यम। यानी 1 और 4, यानी 1 और 4 कहाँ है? तो A और D यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, जन संचार भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जन भाषा का प्रयोग करना। जन संचार भाषा को जो बोधगम्य बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए जन भाषा को प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार माध्यम। हिंदी भाषा को विश्वव्यापी बनाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है संचार माध्यम। नेक्स्ट सवाल है हमारा 97वां सवाल, निम्नलिखित में से संचार माध्यमों का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन समूह तक संदेश पहुंचाना। संचार माध्यम का क्या कार्य हो जाएगा? संदेश पहुंचाना, यानी संचार को पहुंचाना, तो जन समूह तक संदेश को पहुंचाना। 98वां सवाल है, आधुनिक समय में संचार माध्यमों में किन शब्दों का प्रयोग अधिकांश रूप से किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा व्याकरणिक भाषा। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक समय में संचार माध्यमों में
किन शब्दों का प्रयोग अधिकांश रूप से किया जा रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय या इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इंग्लिश। इंग्लिश का अर्थ हो गया कि हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला रूप। क्या हो गया, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिला जुला रूप को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश कहते हैं। और इंग्लिश जो है अभी वर्तमान समय पे, आधुनिक समय पे संचार माध्यम में जो है शब्दों का प्रयोग अधिकांश रूप से किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश। नेक्स्ट सवाल है हमारा 99 सवाल, रेडियो टेलीविज़न की भाषा को इस प्रकार की भाषा कोटि में रखा जाता है, तो उच्चरित भाषा में। रेडियो टेलीविज़न की भाषा को किस भाषा कोटि में रखा जाएगा, तो उच्चरित भाषा में। 100वां सवाल है यानी 100वां सवाल, आज की क्लास का अंतिम सवाल फ्रेंड्स, कि सूचना प्रदान करने के अतिरिक्त संचार प्रक्रिया के कौन से कार्य होते हैं। सूचना प्रदान करने के अतिरिक्त संचार प्रक्रिया के कौन से कार्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी शिक्षा देना, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय प्रेम भाव, ये सभी सूचना प्रदान करने के अतिरिक्त संचार प्रक्रिया के कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो 100 MCQ टेस्ट जो है फटाफट कंप्लीट किया जा चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए इसे जो है बहुत ही कम समय में जो है 100 प्रश्नों को कवर कराया गया है। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको जो है 100 सवाल में से कितने सवाल सही हुए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको जो है आज का ये क्लास कैसा लगा है। तो मिलते हैं, इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका जो है भाषा विज्ञान से, यानी भाषा विज्ञान से जो फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ टेस्ट बनते हैं वो सारे जो है आपको फटाफट रिवीजन के तौर पर जो है कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।